हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसके हिंदी शिक्षण के प्रश्नों को। हिंदी शिक्षण के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 आपके यहाँ पढ़े गद्यांश पद्यांश से होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी शिक्षण के 15 प्रश्नों को और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है सक्रिय रूप से देखना और सुनना। तीसरा ऑप्शन है इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। चौथा है मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जब कैप्शन के साथ कोई भी फिल्म बच्चे देख रहे हैं तो उनकी श्रवण कौशल उनका उसमें विकास हो रहा है, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। सक्रिय रूप से वो देख भी रहे हैं क्योंकि उनको जो कैप्शंस नीचे लिखे हैं वो पढ़ने भी हैं और विद्यार्थियों की भाषा की जो प्रामाणिक सामग्री है उसका भी प्रयोग करने के लिए अवसर मिल रहा है और वो प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। यह भी कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, आप देखेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपका जो अलग अलग बार हो रहा है, किसी में अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न आए हैं और किसी में अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं। तो आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। किस तरीके के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इन्हें भी कर लें और ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ शिक्षण संबंधित ही प्रश्न आ जाते हैं, तो भी आप उन्हें हल कर लें। अभिकथन दिया गया है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। और तर्क दिया गया है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। इसमें देखिए लगभग आपको ये 4 ऑप्शन जो हैं ये सभी क्वेश्चंस में यही ऑप्शंस मिलते हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि जो अभिकथन है वो सही है परंतु तर्क क्या है, गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। और चौथा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये अभिकथन और तर्क जो दोनों दिया गया था ये दोनों ही सही है और जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। आप इसे एक बार फिर से देख लें। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक जो बच्चा होता है वो संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है, क्योंकि तब तक उसे व्याकरण के नियम पता ही नहीं होते, इसलिए अभिकथन भी सही हो गया। और ये जो तर्क दिया गया है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, तो ये भी सही है क्योंकि तब बच्चों के पास शब्द संपदा उतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि उसके बाद में होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद होती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है और यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चे की जो टिप्पणी है ये अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान करने की उसकी प्राथमिकता क्या है? पहला ऑप्शन है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। तीसरा है, जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। चौथा है, मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि जो अध्यापिका होती है वो दिखा कर नहीं बल्कि सिर्फ कहती है उस काम को करने के लिए। यहाँ पर ये देख कर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ उसने सुना नहीं है बल्कि उसने जो अध्यापिका ने जो कार्य दिया था बच्चे ने उसे किया भी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ऑप्शन है आपके सामने, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। दूसरा, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। तीसरा, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति। चौथा है, विन्यास पर ध्यान देना। अब फिर से एक बार प्रश्न को देख लें।
क्या कह रही है कि जब मुझे किसी चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, यानी वो संदर्भ सामग्री की मदद ले रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है पाठ्यवस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। दूसरा, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। तीसरा, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। चौथा, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। क्योंकि जब भी हम किसी बच्चे का नैदानिक परीक्षण करेंगे, जब तक हमें उसके भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु नहीं पता होंगे, हम जो है उसका निदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो आकलन होता है वो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु के लिए किया जाता है। आप इन प्रश्नों को और उनका जो सही उत्तर है आप उसे नोट डाउन भी करते चलें, ताकि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ऑप्शन 1 है भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। दूसरा, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। तीसरा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव। चौथा, दैनिक वार्तालाप की भाषा। अब हम देखें तो निपुण का अर्थ ही होता है कि किसी कार्य में एकदम कुशल हो जाना, निपुण हो जाना। तो यहाँ से इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा का ऐसा स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है वह क्या होगा, निपुणता परीक्षण उसका आकलन करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। तो यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, यानी अध्यापक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन 2 है साथियों का समर्थन। ऑप्शन 3 है पाठ्यवस्तु की समीक्षा लिखना। और ऑप्शन 4 है उनकी स्मृति का परीक्षण करना। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। क्योंकि हाथियों के बारे में जिस भी प्रश्नोत्तरी वो आयोजित कर रहा है उसमें तरह तरह के प्रश्न होंगे और बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी। इससे वो टॉपिक को अधिक रुचि से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है समाधान खोजने के लिए बच्चे से बात करना चाहिए। ऑप्शन 2 है उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 3 समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। चौथा है विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, जब भी आपसे चाहिए इंटरव्यू के दौरान प्रश्न पूछा जाए या सीटेट में पूछा जाए या किसी भी परीक्षा के हिंदी शिक्षण में ये प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहले बच्चे की जो भी समस्या है उसका समाधान हमें क्लास में ही करना चाहिए। ये जो है प्राथमिकता होती है एक शिक्षक की। तो कोई भी विद्यार्थी अगर भाषा की कक्षा में अवरोध पैदा कर रहा है तो हमें जो है समाधान खोजने के लिए बच्चे से बात करना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन 1 है पठन कौशल। ऑप्शन 2 है वाचन कौशल। ऑप्शन 3 है लेखन कौशल। और ऑप्शन 4 है आपका श्रवण कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेखन कौशल। क्योंकि लेखन कौशल में हम क्या कर सकते हैं, संयोजन कर सकते हैं किसी भी विचार बिंदु का, प्रारूपण करते हैं यानी कि उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, संपादन करते हैं और मान लीजिए उसमें कोई भी अगर हमें संपादित करने की, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एडिट करना, उसकी आवश्यकता है तो उसे करते हैं और अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेखन कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। ये भी अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। यह अभिकथन है आपका और तर्क दिया गया है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3 है ए गलत है परंतु आर सही है। और ऑप्शन 4 है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि जो अभिकथन है आपका ये सही है लेकिन जो तर्क दिया गया है वो गलत है। क्योंकि जो पठन और लेखन कौशल होते हैं ये प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन करने में मदद करते हैं, लेकिन ये जो समालोचनात्मक चिंतन है ये पठन और लेखन का उपकौशल नहीं होता है।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन 1 है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से। ऑप्शन 2 है एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। तीसरा है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। और चौथा है केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो यहाँ पर हम देखें भाषा कौशल को सीखने के लिए पहली बात तो जहाँ पे केवल आता है वो प्रश्न गलत हो, वो ऑप्शन जो है आपका वहीं पे गलत हो जाता है। फिर दूसरा है एक समय पर एक ही कौशल पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो भी हम भाषा कौशल नहीं सीख सकते, क्योंकि भाषा कौशल सीखने के लिए सभी जितने भी आपके श्रवण, लेखन, पठन और वाचन कौशल हैं सभी पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। और शुरू में ही अगर हम चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद लेंगे तो भी हम भाषा कौशल सीखने के लिए वो उपयुक्त तरीका नहीं होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, यानी कि चारों कौशलों पर ध्यान देकर ही हम भाषा कौशल को अच्छे से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 1 है एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। दूसरा, पाठ्यवस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। तीसरा, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। चौथा, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक ऐसी घटना साझा करना जबकि उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ये जो है आपका वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें वे अपने विचारों को अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है या प्रोत्साहित कर रही है। ऑप्शन 1 है गहन पठन, जिसे हम इंग्लिश में इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरा है साझा पठन। तीसरा विस्तृत पठन। चौथा निर्देशित पठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत पठन, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी कह रही है, प्रेरित कर रही है। तो वो विस्तृत पठन को समुन्नत कर रही है या उसमें विकास कर रही है। प्रश्न संख्या, आपने ये जो चारों पठन देखे इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जब हम भाषा कौशल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल जो है उसके कितने प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पहली बात तो हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन 1 है पुस्तकों और संसाधनों के अनुकूलनता। दूसरा, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। तीसरा, विद्यार्थियों का स्तर। चौथा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामग्री की जो जटिलता और गहनता है वो प्रासंगिक नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए एक अध्यापक के लिए, भाषा अध्यापक के लिए प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक होगा। ऑप्शन 1 है सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। दूसरा है उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। तीसरा है अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। चौथा है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। यहाँ पर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा सामग्री जो है उसका प्रयोग जो है कैसा हो रहा है इसका निरीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम ये देखें उसका उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसमें दोहराव कितना है यानी उसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है और अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो रही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे भाषा कौशल, उसके प्रकार और विस्तृत से चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।